अब नेक्स्ट जो चीज़ है, जो सिमिलरिटी के अंदर एग्जामिनर यूज करता है, जो एग्जामिनर की फेवरेट है। देखो भाई, एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बताता डायरेक्टली कि भाई ये ट्रायंगल सिमिलर है, वो कई सिचुएशंस क्रिएट करता है। तो उनमें से एक सिचुएशन ये है कि कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स। और ये जो प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है, ये वाली जो सिचुएशन है। लेकिन एक बार आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आगे से आप एग्जामिनर को पकड़ जाओगे कि अच्छा ये वाली चीज़ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो देखो होता क्या है। मान लो मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, या 3 सर्कल हो या 4 सर्कल हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और चाहे ये एक दूसरे को टच कर रहे हो या ना कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली टचिंग सर्कल देता है, 99% या 98% टचिंग सर्कल, ऐसे मान लो। ठीक है, तो और उनका एक टेंजेंट, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, उनकी एक स्पर्श रेखा जो है वो कॉमन है, दोनों की एक ही है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सेंटर से ये जो रेडियस इस पॉइंट पर ड्रॉप करते हैं, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊं और वहां पर इस टेंजेंट को काटूं, तो आपके सामने 2 ट्रायंगल बन गई। यहां पर ध्यान से देखो, ए बी सी। एक तो पहली ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक दूसरी ट्रायंगल है, देखो भाई जरा ध्यान से, कि जो बी सी है वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन के? ए सी के परपेंडिकुलर है बी सी। और जो डी ई है वो भी ए सी के परपेंडिकुलर है। तो 2 लाइंस जब एक लाइन के परपेंडिकुलर हों तो वो दोनों पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर वही केस बन गया ना कि हमारे सामने एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें बेस के पैरेलल एक लाइन है। तो यानी कि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है और ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं क्योंकि बेस के पैरेलल एक लाइन है। तो देखो यहाँ पर भी एक केस बनता है सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपके सामने बनती हैं, एक तो ये बड़ी वाली हरी वाली ट्रायंगल और एक ये छोटे वाली लाल वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको एग्जैक्टली दिख रही हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हो। और इसी केस को थोड़ा सा ऐसे घुमा कर, बिकॉज हमें सीधा देखने की आदत है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा घुमाया है, एग्जैक्टली इसी साइज की फिगर को। तो देखो आपके सामने ये केस आ गया है कि भाई एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें बेस के पैरेलल एक लाइन डी ई खींच दी गई है, बेस के पैरेलल। तो छोटी वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल क्या हैं? दोनों सिमिलर होंगी। इनके ऊपर सिमिलर ट्रायंगल के सारे कंसेप्ट लागू होते हैं। छोटी वाली ट्रायंगल्स की साइड्स का जो रेशियो है वही बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड का रेशियो होगा। क्या मतलब कि सारे सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट लागू होते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ जरा एक बार, मेंस का क्वेश्चन है 2017। इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स। तो बी और सी 2 सर्कल के सेंटर हैं। तो मैं तो जब इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मेरे को सीधा सीधा देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा 2 सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट दिया है, और यानी कि सीधा हमें दिख गया कि 2 ट्रायंगल है, यहाँ पर एक छोटे वाली और एक बड़े वाली, दोनों सिमिलर है। अब आगे देखते हैं। ADE is common tangent to the 2 circles। तो जो ADE है कॉमन टेंजेंट है, ठीक है भाई। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स, अच्छा यानी कि दोनों सर्कल से के रेडियस, तो इसका रेडियस ये है और इसका रेडियस ये है। तो छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो भी दे दिया 3:5। और अगर वो आपको छोटी वाली ट्रायंगल, देखो अब मैं और क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो वो पूछता है। फिर वो आपसे पूछता है कि भाई ट्रायंगल ABD, इसका एरिया, और ट्रायंगल ACE, इसके एरिया का रेशियो बताओ। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इनकी साइड्स का रेशियो हमें पता है, फिगर आपके एग्जाम में आई हुई है, तो आपको देखते ही पता लग जाता है कि साइड्स का रेशियो 3:5 है और सिमिलर ट्रायंगल है। तो एरिया का रेशियो जो है साइड के रेशियो का स्क्वायर होएगा, 9:25। और कभी कभी उसने ये भी पूछा है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABD टू DBCE, इस चीज़ का एरिया। तो हमें ये पता है कि भाई अगर छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया, अगर इसका एरिया 9 है तो इस पूरे का एरिया जो है वो 25 है। तो इसका एरिया कितना होगा? 25 में से 9 गए यानी कि 16, तो 9:16 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको देखकर ही पता होनी चाहिए। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ ही क्या लेगा एग्जामिनर, देखो। और एक और चीज़ आपको इसके अंदर ये पता होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ रेडियस है तो ये चीज़ भी रेडियस है, तो ये चीज़ भी रेडियस है, ये भी 3 होगी। और यहाँ पर 5 है तो ये चीज़ भी 5 है, ये भी रेडियस है। ये बेसिक बातें हैं ना कि रेडियस बराबर होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। अब उसने ये बताया है एंड AC = 40। तो AC जो है वो 40 है, मतलब कि ये जो चीज़ है ये 40 है।
और फिर उसने पूछा क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई। तो अब की बार एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि भाई इस डी ई की क्या वैल्यू है। तो देखो भाई ध्यान से, हमें ये पता है कि छोटी वाली ट्रायंगल, जो आपको पता है वहीं से क्वेश्चन निकलेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनेगा कि छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड का रेशियो पता है, तो कोई और दूसरी साइड सोच पा रहे हो आप, छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल? तो आप बोलोगे ये छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इन साइड्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है और ये बड़े वाली ट्रायंगल की साइड है, इनके बारे में हमें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, तो ये जो लाइन है ना ए, और इसको मैंने मान लिया जी के, ए के, इसके बारे में हमें नहीं पता, ये मैंने एक्स मान लिया। तो अब देखो जरा, छोटी वाली ट्रायंगल बटे बड़े वाली ट्रायंगल, छोटे वाली ट्रायंगल की साइड है 3, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है 5 इज इक्वल टू, ठीक है, इनका रेशियो 3:5 है। और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड यहाँ पर ए से लेकर बी तक आती है, ए से बी तक, वो है x+3, तो वो है जी x+3। और बड़े वाली ट्रायंगल की साइड ए से लेकर सी तक जाएगी, तो वो क्या हो गई, वो हो गई x+3 + 3 + 5, तो 3 और 3 6 और 5 11, यानी कि x+11। अभी तो हो सकता है ये देखने में आपको परेशानी हुई हो, लेकिन बार बार ये क्वेश्चंस करोगे तो सीधा यही दिमाग में आता है। अब देखो यहां पर ऊपर और नीचे एक्चुअल में कितने का फर्क है, एक तो x से 3 ज़्यादा है और एक x से 11 ज़्यादा है, यानी कि 8 का फर्क है। x+3 और x+11 में 8 का फर्क है, लेकिन यहाँ पर 2 का फर्क है। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों करें जब इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8 का फर्क है, तो इस फर्क को इक्वेट कर देते हैं, इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 का फर्क हो जाएगा। 4 × 12, 4 × 5 = 20, हो गया ना 8 का फर्क। अब देखो x+3 की वैल्यू 12 है, तो किस चीज़ में 3 जोड़ने पर 12 आता है, तो भाई 9 के अंदर। और नीचे वेरीफाई भी कर सकते हो, किसी चीज़ में 11 जोड़ने पर 20 आता है, जी 9 के अंदर, तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब देखो भाई ये जो 3 और 5 थे ना, ये सिर्फ रेशियो थे, 3 और 5 सिर्फ रेशियो थे। एक्चुअल में ये जो पूरी AC है इसकी लेंथ है 40, और रेशियो के अंदर क्या है, रेशियो के अंदर देख लेते हैं 9 और 3, 9 और 6 देख लेते हैं, 9 और 6 15 और 5 20, रेशियो के अंदर 20 है तो एक्चुअल में 40 है, तो इन सारी चीज़ों को डबल कर दो। ये 18 है, इसका रेडियस एक्चुअल में 6 है, और इस बेचारे का रेडियस एक्चुअल में 10 है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं जरा। तो देखो अब एग्जामिनर ने पूछा है आपसे DE, ठीक है, तो उसके लिए हमें इस साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखो अब आप देखिएगा ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE में हमें AC पता है, ऐसे AC पता है और CE पता है, और यहाँ पर राइट एंगल है, तो ये वाले आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर घटा दो, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या है, वो है जी 40, पूरा AC, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस ये जो EC है इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 1600 माइनस 100, मन मन में कर सकते थे ये चीज़, वो क्या आ जाएगा 1500, तो 1500 रूट के अंडर, तो मन मन में देख सकते हो कि 100 जब बाहर निकलेगा तो 10 बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी 10√15, ये पूरा 10√15 हो गया। लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर छोटी वाली ट्रायंगल की साइड 3 है तो बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 5 है, यानी कि ये जो DE है इसको हम 2 लिख सकते हैं, अगर ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है। तो अगर पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड अगर 5 है और 5 की जगह पर है 10√15, तो कितने गुना है, 2 गुना, 5 दूनी 10, 2 गुना करके √15 लगा दो, तो 2 की जगह पर क्या आएगा, 2 गुना करके 2 दूनी 4 √15 लगा दो, तो DE की वैल्यू क्या आ गई, DE की वैल्यू आ गई ऑप्शन 4 अब आपने क्या करना है भाई, ये तो काफ़ी लेंदी हो गया है ना, लेंदी नहीं है, अभी आपने क्या करना है, एक बार इसी इक्वेशन को फिर से करना है, और एक बार मत करो, 2-3 बार एक बार इसको करो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उस क्वेश्चन को किया होगा, क्योंकि आपके भले के लिए ही कह रहा हूं। इन द गिवन फिगर, तो भाई फिर से एक फिगर गिवन है जिसके अंदर क्या हुआ, एक कॉमन टेंजेंट है 3 सर्कल्स को। अब की बार सर्कल्स 3 हैं, लेकिन चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट एग्जैक्टली वही लगेगा। और अगर ज़्यादा सर्कल होने से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कभी कभी होता भी है, यहाँ पर जैसे कि नहीं है, होता भी है, तो वो हर एक कैंडिडेट के लिए है, तो आपको डरना नहीं है। बस इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि क्या है, आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि अगर मैं सेंटर से इसको मिलाऊंगा
तो जो 3 ट्रायंगल्स बनेंगी, अब की बार 3 ट्रायंगल बनेंगी क्योंकि 3 सर्कल हैं, तो वो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगी। क्लियर है, उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होएगा। और अब एग्जामिनर ने दे क्या रखा है, एग्जामिनर ने एक तो ये बता दिया कि इनके रेडियस का रेशियो 4:6:9 है, यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 6 है, ये भी 6 और ये भी 9 है। और उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी, तो पीसी की वैल्यू पूछ ली। तो अगर पीसी की वैल्यू पूछ ली तो एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल देखो। सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ पर कौन कौन सी 3 ट्रायंगल बनी है। एक तो ट्रायंगल बनी है PAO1, जो 3 ट्रायंगल सिमिलर है उनकी बात कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल बनी है PBO2, एक ट्रायंगल बनी है PCO3। क्लियर है, जो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक छोटे वाली, एक उससे थोड़ी सी बड़ी, एक सबसे बड़ी। तो एग्जामिनर ने जो PCO3 है, एग्जामिनर ने पूछा है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देख सकते हो कि ये वाली चीज पूछी है PC, और आपको CO3 इस वाली चीज की लेंथ उसने दे रखी है यहाँ पर 9। तो हमें अगर किसी तरह ये मिल जाए तो हम भाई कर देंगे काम। अगर ये वाली चीज़ मिल जाए तो चलिए लगते हैं इस वाली चीज़ पर, इस वाली साइड पर। और हमें एक बात पता है कि भाई ये सारी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो अब मैं मन ही मन में इन 2 ट्रायंगल के बारे में सोच रहा हूँ। किसी भी 2 ट्रायंगल को उठा लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई ना कोई 2 तो उठानी पड़ेंगी, ठीक है। ये छोटी और इससे थोड़ी सी बड़ी के बारे में सोच रहा हूँ। तो भाई इनकी साइड्स का रेशियो है 4:6। छोटी वाली ट्रायंगल की साइड 4 तो बड़ी वाले की 6, इनका यही रेशियो है। तो अब मैंने ये जो PK, ये जो है PK, इसको मैंने मान लिया है जी x। तो यहां पर छोटी वाली ट्रायंगल की साइड क्या है, ये पूरी P से लेकर O1 तक, तो यानी कि x+4 छोटी वाली ट्रायंगल की साइड, और बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड होगी P से लेकर O2 तक। PBO2 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, x+4+4+6, ठीक है, O2 तक। तो भाई 6 और 4 10 और 4 14 प्लस x, यानी कि x+14। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है। और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। तो भाई 10 का गैप कैसे करोगे, 5 गुना कर दो। तो भाई 5 चौके 20, 5 छिक्के 30, देखो हो गया ना 10 का गैप। तो अब हम इनको डायरेक्टली ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 4 के अंदर क्या जोड़ूं कि 20 आ जाए, तो पता लगेगा 16 जोड़ दो। 14 के अंदर क्या जोड़ूं कि 30 आ जाए, पता लगेगा 16 जोड़ दो। किसी भी एक से निकाल सकते हो, यानी कि ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई जी 16। अब देखो हमें यही तो चाहिए था, नीचे वाली पूरी लाइन ही तो चाहिए थी। पूरी लाइन मिल गई। कैसे मिल गई, अगर आपको x की वैल्यू मिल गई, देखो ये 16 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, 6 है, 9 है, सबको जोड़ दो, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो पूरी लाइन की वैल्यू मिल गई हमें, और हमें इस लाइन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देखो ये 9 है, और ये वाली देखते हैं, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 16 36, 36 और 9 45, यानी कि ये हो जाएगा जी 45। तो 45 का स्क्वायर, अरे वाह, 45 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और हम टिक कर देंगे ऑप्शन को। तो देखो अब जल्दी से, तो भाई जब भी एंड में 5 होता है तो एंड में 25 तो हम लगाते ही हैं, और 4 से अगला नंबर 5 होता है गिनती में, 4 5 20 यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि अगर 35 का स्क्वायर करना हो तो आगे आएगा 25, और गिनती में 3 से अगला नंबर होता है 4, 4 3 12। ये तरीका है जब भी एंड में 5 आए तो 45 का स्क्वायर आ गया 2025, माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1944, उसका स्क्वायर रूट हमने करना है। तो एक बार इसको तोड़ लो जरा। तो भाई 4 चौके 16, 4 8 32, 4 छिके 24, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 243, और 243 देखते ही आपका दिमाग चौंक जाना चाहिए कि 3 की पावर 5 आ गई। समझ में आ गई बात, ये चीज़ें मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये रूट के अंडर हैं, तो जब 4 बाहर निकलेगा तो आएगा 2, और 3 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 3 की पावर 4 इंटू 3, तो 3 की 4 पावर है, तो बाहर क्या निकलेंगी, 3 की पावर 2, यानी कि 1 9, ये भी बाहर गया, ये भी बाहर गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 6, तो बाहर क्या आ गया 18, और अंदर बच गया 6, 18 रूट 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप मेरे भाई इसको एक बार फिर से करोगे, इस क्वेश्चन को एक बार कर लो बस, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि कितना ईजी है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि भाई इस वाले का रेडियस 4 है, इस वाले का रेडियस 6 है, और इस वाले का रेडियस 9 है। ये क्या हो रहा है, इस 6 का जो स्क्वायर है 36, 6 का जो स्क्वायर है
वो 4 और 9 के प्रोडक्ट के बराबर है, 9 चौके 36। ये क्यों है? ये तुक्का लगा है या एक्चुअल में होता है? तो देखो अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, मतलब कि फीलिंग होने वाला प्रूफ दिखाता हूँ, फिर एक्चुअल प्रूफ भी करेंगे। देखो हमारे पास 3 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, हाँ, तो पहले वाली और दूसरे वाली का जो रेशियो होएगा, देखो एक बात बताओ, ये पहले वाला सर्कल और ये दूसरे वाला सर्कल, ये जिस सिचुएशन में है एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में दूसरे वाला सर्कल और तीसरे वाला सर्कल है, एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में है ना। तो पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल के रेडियस का जो रेशियो है, अगर इनके रेडियस का रेशियो 1:2 है तो इसके और इसके रेडियस का रेशियो भी 1:2 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में है। एक एंगल है उसके अंदर ये और ये फंसे हुए हैं, एक एंगल है उसके अंदर ये और ये फंसे हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि, और अगर यहां पर भी मैं एक सर्कल बना दूं ना, तो देखो अगर इस वाले सर्कल का रेडियस 1 है, इस वाले का 2 है, तो अगले का, इन दोनों का रेशियो 1:2 है, तो अगले का 4 होगा, अगले का 8 होगा। क्लियर है? इन दोनों का जो रेशियो होता है वही इन दोनों का रेशियो होता है। तो यहां पर हमारे सामने 3 सर्कल्स हैं जो ऐसे फंसे हुए हैं। तो जब भी 3 चीजें ऐसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, ए बी सी, इसका और इसका रेशियो बराबर हो, इसका और इसका, तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया था कि बीच वाले के स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आएगी इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो जब भी 3 सर्कल ऐसे फंसे हों, आपको मैं एक मतलब वेल प्रूव्ड थ्योरम बता रहा हूं, जब भी 3 सर्कल ऐसे फंसे हों तो पहले और दूसरे वाले का रेशियो दूसरे और तीसरे वाले के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इस चीज को एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो वहां पर प्रूव करने के बजाय आपको ये चीज मैंने समझा दी। और अगर कल को देखो क्या होता है, अगर मान लो, वैसे तो ये मतलब कि वो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर वो पूछ ले मान लो, या फिर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको स्पेशल कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, उसी की एक्सटेंशन है। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ये क्या है, तो मुझे ये पता है इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो है और वही इन दोनों का रेशियो है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 4 और 6 इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का है ना, इनका रेशियो बराबर होता है, पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ याद आया? A/B=C/D, मतलब बीच वाले 2 का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होएगा, है ना। तो बस वही है, 4 इंटू, अगर इसका रेडियस जो x है, 4 इंटू एक्स = 6 इंटू 9। वैसे एग्जामिनर इसके ऊपर पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं आपको वेल प्रूव्ड थिंग बता रहा हूँ। ये उसने इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, ये वाला। अगर ये चीज़ आपको पता होती तो आप झट से आंसर दे देते। उसने 3 सर्कल्स को ऐसे ही फंसा दिया, और यहाँ पर पहले वाले सर्कल का रेडियस है R1, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है R2, और तीसरे वाले सर्कल का रेडियस है R3। तो जब भी सर्कल्स ऐसे फंसे हों, और 4 को तो वो फंसा नहीं रहा, 4 के लिए भी मैंने आपको बता दिया, तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है पहले और आखिरी के प्रोडक्ट के। तो R2 की वैल्यू उसने पूछी थी, तो यानी कि R2 = R1 इंटू √R1 इंटू R3, दैट इज ऑप्शन ए। तो एक तो ये है भाई, आपको ये चीज़ पता है, अदरवाइज अब देखो इस चीज़ को हटाओ, एक बार इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो चलो एक बार प्रूव करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस सर्कल के रेडियस को 1 मान लिया और इस सर्कल के रेडियस को 2 मान लिया। तो अगर इन दोनों का रेशियो 1:2 है और इन दोनों का भी 1:2 है, तो ये 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। तो एक बार देखते हैं उसका रेडियस कितना आता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे, मेरे करने से पहले आप करो, ठीक है। मैथ को एंजॉय करना स्टार्ट करो एक बार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और निकाल लिया होगा। देखो भाई, हमारे पास एक तो ये छोटी वाली ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं एक बार PAB, और यहाँ पर है जी C1, यहाँ पर है C2, ठीक है, और यहाँ पर C, और यहाँ पर है अपना C3। तो देखो छोटे वाली ट्रायंगल PAC1 और मैं बात कर रहा हूँ PBC2 की। इस वाली चीज़ को हमेशा की तरह मैंने क्या मान लिया, x, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 2 है। मैंने इनका रेशियो ले लिया, वही रेशियो अगले 2 का आना चाहिए। तो देखो छोटी वाली ट्रायंगल में एक साइड 1 है, बड़ी वाली में 2 है, वही साइड, ठीक है भाई। छोटी वाली ट्रायंगल में एक साइड है x+1, P से लेकर C1 तक, और वही साइड बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर P से लेकर C2 तक है x+4, x+1 + 1 + 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 का है, 1 का है, तो 3 गुना कर रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो भाई अब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जी हाँ मिल जाएगी। इस चीज़ में 1 जोड़ू की 3 आ जाए 2, यानी कि x की वैल्यू हो गई जी 2।
अब हम इसका जो रेडियस है वो निकालते हैं। तो इसका रेडियस मैंने मान लिया जी आर और आर है। तो फिर से हमें ये पता ही है कि भाई ये सारी ट्रायंगल्स जो भी बनी हैं ये सारी सिमिलर हैं। तो अब मैं कौन सी दो ट्रायंगल लूँ? बड़ी ट्रायंगल को लेना है ना। तो देखो एक बार, पी ए सी वन के साथ मैंने बड़ी ट्रायंगल ले ली पी सी सी थ्री। देख पा रहे हो, पी ए सी वन की एक साइड एक है तो इसकी बड़ी वाली आर है, और पी ए सी वन इसकी अगर ये वाली साइड 2+1 3 है तो उसकी ये वाली साइड 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 प्लस आर, तो उसकी ये साइड 8 प्लस आर है। तो यहाँ पर या तो हम ऐसे देख लेते हैं कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 8 का है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जनरली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मैं इस 8 प्लस आर को उधर भेज रहा हूँ और यहाँ पर जो 1 था उसको इधर भेज रहा हूँ। ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 8 का फ़र्क है लेकिन यहाँ पर 2 का फ़र्क है। तो 4 गुना कर दूँ, तो 4 गुना कर रहा हूँ, 4 × 12 4 एकम 4, तो आर की वैल्यू सीधी 4 आ गई ना। ऊपर भी देखो 8 और 4 12, तो इसका रेडियस आ गया ना 4। पहले वाले 2 का जो रेशियो था वही दूसरे और तीसरे वाले का रेशियो। और अगर आपको वही एग्जाम में ये तरीके से क्वेश्चन करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, वैल्यूज मान के, ये मोस्ट एफिशिएंट वे है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये जो वैल्यूज थी 1 2 3, R1 की वैल्यू 1 आ गई, R2 की वैल्यू 2 आ गई, R3 की वैल्यू 4 आ गई। फिर आपको ये वैल्यूज ऑप्शंस के अंदर पुट करनी पड़ेंगी। जो भी ऑप्शन आपको आंसर दे देगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर देगा। R2 की वैल्यू जो है 2, वो कैसे आएगी, वो आएगी √ R1 की वैल्यू 1 इंटू R3 की वैल्यू 4, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया था वो इसके पीछे कंसेप्ट है। तो अब एक बार ये और ट्राई करो भाई जरा, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट x, ठीक है भाई। अब की बार 2 ही सर्कल हैं, तो चलो भाई ये x पर एक दूसरे को टच करते हैं। 2 कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल मीट एट p, तो भाई इन्होंने क्या किया, 2 कॉमन टेंजेंट बनाए, एक यहाँ पर और 2 कॉमन टेंजेंट ऐसे बनते हैं। ये दोनों को जो स्पर्श रेखाएं हैं कॉमन जो हैं समान, ये p पर मिलती हैं। एंड नन ऑफ द टेंजेंट पास थ्रू x, इनमें से कोई भी टेंजेंट x से पास नहीं होता। ये उसने क्यों कहा है, क्योंकि 2 सर्कल जब एक दूसरे को टच करते हैं तो एक टेंजेंट यहाँ से भी पास होता है। तो उसने बताया है ये वाला टेंजेंट नहीं है, इस चक्कर में मत रहना, ये उसने बोला है, ठीक है। तो देन दीज टेंजेंट्स टच द लार्जर सर्कल एट पॉइंट b एंड c, ओके। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 15, तो भाई देखो यहाँ पर फिर से वही केस बनेगा अगर आप इसको मिलाते हो तो, वही सिमिलर ट्रायंगल्स वाला। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 15 है, ठीक है भाई। एंड CP, तो और ये जो CP है ये कितनी है, ये 20 है। तो देखो भाई ये जो CP है वही वैल्यू होएगी PB की, सिमेट्री के कारण जो PB है वो भी 20 होएगी। इस चीज़ का जो एक्चुअल प्रूफ है वो हम आगे करेंगे सर्कल्स के अंदर। अभी आप ये मान सकते हो कि सिमेट्री के कारण PC PB के बराबर होएगी, ठीक है। अब मैं PB के बराबर क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ ना ट्रायंगल्स, इसको भूल जाओ, हम ऊपर सोल्व कर रहे हैं। तो PB की वैल्यू मिल गई। अब देखो हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमें ये चीज़ मिल गई, ये चीज़ मिल गई ना, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर कुछ पता लग रहा है कि भाई ये 3 का 5 गुना है, ये 4 का 5 गुना है। तो 90 के सामने क्या होएगा, 5 का 5 गुना होएगा, 3 4 5। तो आपको ये चीज़ सीधी स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि ये वाली साइड 25 होएगी, ठीक है। 15 20 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसकी साइड्स का रेशियो क्या है, 3:5। और ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, ये जो छोटी वाली है P, इसको हम नाम दे देते हैं Z और Y, ठीक है। PZY ये जो ट्रायंगल है ये बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, हमें पता है इस केस में होती है। तो अगर बड़ी वाली की साइड्स का रेशियो 3:4 है तो इसकी साइड्स का भी वही रेशियो होएगा। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 को कोरस्पॉन्डिंग करती है ये साइड, ये 3:5 थी, ये 4:5 थी और ये 5:5 थी। अगर बड़ी वाली ट्रायंगल में ये 3 ये 4 ये 5 है तो छोटे वाली ट्रायंगल में ये 3 ये 4 ये 5 होएगा उसी रेशियो में। तो इसके रेडियस को मैंने मान लिया 3a, ये हो गया 4a और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा जी 5a। लेकिन ये पूरा py, लेकिन ये 3a है क्योंकि इसका रेडियस है। तो बाकी की जो लेंथ है ये हो जाएगी जी 2a, क्योंकि पूरा 5a होना चाहिए। तो ये देखो भाई, अब आपको क्या पता लग गया है, देखो ये क्या है, ये 3a है, इसका रेडियस है।
एक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये इसका रेडियस 15 है। तो देखो आपको ये पता है कि ये जो पूरी साइड है ये 25 है, लेकिन ये ए के टर्म्स में यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखकर आपको डेफिनेटली ये लगा होगा, आपके मन की बात बताऊं कि भाई कैसे पता चलेगा, कैसे करना है। डू नॉट वरी, थोड़ी सी रिपीटिशन होगी, ये क्वेश्चन बड़े पेट क्वेश्चन लगने लग जाते हैं, पता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस मस्त तरीके से बूस्ट होएगा। बस आपकी कुछ रिपीटिशन होनी है, इनकी 1-2 बार रिपीटिशन होगी। और तभी मैं आपको बोलता हूँ किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जब भी मैं आपको कराता हूँ उसी के बाद उसको 1, 2, 3, 4 बार निकाल लिया करो, डिपेंडिंग अपॉन कि 1 बार निकालोगे, 2 बार, 3 बार, जितना मुश्किल लगे उतनी ज़्यादा बार आप निकालोगे। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1 बार निकाल लो, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो 2 बार निकाल लोगे, ठीक है। तो अब देखो भाई, तो इस पूरी साइड की लेंथ क्या है, 2a + 3a + 3a, 3 और 3 6 और 2 8, 8a + 15 = 25। तो 15 को उस साइड भेज दो, 8a = 10, तो a की वैल्यू आ गई 10/8 यानी कि 5/4। लेकिन हमने क्या बताना था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी कि 3a की वैल्यू। तो भाई दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 15/4, 15/4 यानी कि ऑप्शन बी 3.75। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई एक बार। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री का है, एंगल ACB = 60 डिग्री। तो अब की बार उन्होंने एंगल ACB 60 डिग्री बताया है, और अब तक अगर आपने नोट किया हो, अब तक हमें एंगल के बारे में नहीं बताया था। सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स की बात हो रही थी, लेकिन एंगल्स के बारे में नहीं बताया था। ऐसी ही कोई चीज़ मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के अंदर करवाई थी, जब मैंने आपको सर्कल्स इन ए कॉर्नर करवाए थे, जब 90 डिग्री वाले एंगल के साथ में सर्कल्स लगे हुए थे। तो उस वक्त हम क्या करते थे, उस वक्त हम एक स्पेशल ट्रायंगल का यूज़ कर रहे थे कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम में। तो जब भी सर्कल्स के बारे में बात हो और किसी एंगल की बात हो तो वो वाला कंसेप्ट भी प्ले में आ जाता है। और ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर इसलिए कराया कि आपको पता लग जाए डिफ्रेंशिएट करना इन दोनों केसेस के बीच में। लेकिन अदरवाइज इस वाले केस को भी हम सिमिलरिटी से कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अब जरा, तो अगर मैं अब इसके सेंटर को यहां से मिलाऊंगा, और उसने पूछा क्या एक बार वो और देख लेते हैं, और बताया क्या है। इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2, तो छोटे सर्कल का रेडियस अगर 2 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो भाई देखो छोटे का रेडियस 2 है और इसको आप ऐसे एक्सटेंड करते हो इसके सेंटर तक, तो बड़े का रेडियस क्या है। तो इसको डेफिनेटली हम सिमिलर ट्रायंगल वाले केस से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा एंगल था ये 60 डिग्री का है, तो इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30, क्योंकि अगर आप सेंटर से ऐसे मिलाओगे तो ये बराबर हिस्सों में इसको ब्रेक करेगा। आगे हम सर्कल के अंदर ये सीखने वाले हैं कि भाई 2 टेंजेंट्स के बीच के एंगल को सेंटर से पास की हुई लाइन बराबर हिस्सों में बांटती है। अब ये जो ट्रायंगल बनी है आपके सामने, ये एक स्पेशल ट्रायंगल बनी है जो मैंने आपको बताई थी। अगर यहाँ पर 90 है, ये जो ट्रायंगल है इसको नाम दे देते हैं CZO। जो ट्रायंगल CZO है, मैंने क्या बताया था, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 30 का हो और दूसरा एंगल 60 का हो तो 30, 60, 90 वाला स्पेशल केस बनता है। तो 30 के सामने जो भी लेंथ है, यहाँ पर 30 के सामने लेंथ है 2, तो 90 के सामने जो लेंथ होगी वो उसकी डबल होगी यानी कि 4, और 60 के सामने जो लेंथ होगी वो उसकी √3 गुना होगी। लेकिन हमें यहाँ पर 60 के सामने वाले की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री के सामने 2 सेंटीमीटर है तो भाई 90 के सामने 4 सेंटीमीटर होगी ये पूरी लेंथ। अगर ये पूरी 4 है तो इसका रेडियस तो 2 ही होएगा, तो ये बाकी की लेंथ 2 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। अब आगे देखो, अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको ये चीज़ पता लग गई। अब देखो भाई, अब आप ऐसे ही ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है ना, इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ कर सकते हो। एक बार मैं इसको मिटे रहा हूँ, देखो बीच वाली को। अब देखो इसके अंदर भी आप सेम काम कर सकते हो। यहाँ से ये भी 2 है, उसी सर्कल का रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया जी R, तो ये भी R हो जाएगा। अब 30 के सामने अगर R है तो 90 के सामने क्या होएगा, तो 90 के सामने जो भी लेंथ है वो 2R होएगी। तो बस इसकी पूरी लेंथ हमें पता है 2R है, और एक दूसरी फॉर्म में भी पता है कि 2 यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 + 2 + 2 + R, तो इसकी पूरी लेंथ को हम 2R भी बोल सकते हैं, या फिर इन सारे टुकड़ों को जोड़कर भी बोल सकते हैं। तो 2 2 4 2 6, 6 + R, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये तो मैंने उस स्पेशल ट्रायंगल वाले केस से आपको बता दिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखो अदरवाइज
अगर इसको भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो कि भाई ये 2 है और मैं तो सिमिलर ट्रायंगल वाले केस से करूँगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले ये वाला काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा लगा कर करो या फिर ये स्पेशल ट्रायंगल बनाकर करो। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखो उसके बाद छोटे वाले सर्कल की साइड 2 है, सॉरी क्या बोल गया यार मैं, छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 2 है, बड़े वाली ट्रायंगल की साइड r है, इज इक्वल टू छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 2 + 2 4 है और बड़े वाली ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम होएगा ना, सिमिलर है तो 2 और 2 4 और 2 6 + r है। ठीक है, तो अब देखो इसमें और इसमें 6 का फर्क है, r और 6 + r, तो इनमें भी 6 का फर्क क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो इनमें 6 का फर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनमें 2 का फर्क है, तो दोनों तरफ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्या करो, कभी कभी स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है, तो 6 + r को ऊपर भेज दो और इस 2 को नीचे ले आओ। अब आप कर सकते हो, इन 2 में 2 का फर्क है, इन 2 में 6 का फर्क है, तो यहाँ पर 3 गुना करूँगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब देखो r के सामने 6 है और 6 और 6 12, तो r की वैल्यू आ गई 6, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक और केस करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त केस है, मज़ेदार केस है। ठीक है, कंसंट्रेशन बनाए रखो अपनी सिमिलर ट्रायंगल का। तो ये देखो भाई, इसके अंदर ये वाला जो केस है, इसके अंदर एग्जामिनर जो है वो ट्रायंगल को ट्विस्ट कर देता है। अब तक जो हम केस करते आए हैं वो कैसा करते आए हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल लाइन खींची गई है। ठीक है, बेस के पैरेलल लाइन खींची गई है। देखो अब तक हम ये वाला केस करते आए हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ऐसे बिल्कुल सिंपल सा केस। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, देखो ध्यान से, ये जो ऊपर लाल वाली ट्रायंगल है और ये जो पूरी ग्रीन वाली ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है ना यहाँ पर लाल और ग्रीन, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनको एक दूसरे के अंदर रखने का एक और तरीका है। कैसे, देखो ऐसे रखता है एग्जामिनर, मैंने ग्रीन वाली ट्रायंगल की एक कॉपी यहाँ पर रख ली एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूँगा, इस लाल वाली ट्रायंगल को मैंने पलट दिया, इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली वही ट्रायंगल है, बस मैंने उसको पलट दिया। और अब बिकॉज लाल वाली ट्रायंगल और ग्रीन वाली ट्रायंगल का ऊपर वाला एंगल सेम है, ये वाला, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल सेम है, तो अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमाकर वहां पर ऐसे फिट कर सकता हूं, थोड़ा सा घुमाकर, बिकॉज एंगल तो सेम है ना। तो अब देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। ये देखो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को पहले पलटा, फिर इसको थोड़ा सा घुमाया, बिकॉज ये ऊपर वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्टली सेम है, तो मैंने इसको घुमाकर उसके अंदर फिट कर दिया ऐसे। तो अब इस केस में फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ये वाला जो एंगल था ये इसके बराबर था, जी हाँ, लेकिन अब की बार ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, उसने ट्रायंगल को घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया। यहां पर ये वाला जो एंगल था वो इसके बराबर था, लेकिन यहां पर ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाए, और ऊपर वाला एंगल तो भाई सेम है ही, ये तो दोनों का सेम है, इसीलिए तो उसको घुमाकर यहां पर रख पाया वो। तो अब आप इसके अंदर करोगे क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जरा, नहीं तो भाई बिना वजह फिर आगे कंफ्यूज हो गई। इस तरह के क्वेश्चन में बिना वजह डर जाते हैं स्टूडेंट, ये बात पता नहीं होती है। अब मैंने आपको विजुलाइज करवा दी है क्या है। अब देखो सबसे पहले केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में क्या है देखिएगा, AE अपॉन AC, ठीक है, इज इक्वल टू AB, बिकॉज हमने ट्रायंगल को रोटेट नहीं किया है, AB, अरे भाई AB नहीं AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC, ये वाला केस है। लेकिन केस नंबर 2 में उस भाई साहब ने ट्रायंगल को कर दिया रोटेट। तो जब भी आपको पता लगे कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, अब जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो ऊपर वाला तो इक्वल हो ही जाएगा। तो भाई अब की बार आप क्या करोगे, AD, ध्यान से सुनिएगा जरा, AD अपॉन AB मत करना, AD अपॉन ये वाला, AD अपॉन AC, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है ना, और AE भाई इनको एक रंग से लिखना पड़ेगा देखो, और AE अपॉन AB, ऐसे हम इनको लिखने वाले हैं। तो इज इक्वल टू AE अपॉन AB इज इक्वल टू DE, इसको तो चाहे DE लिख लो या ED लिख लो, यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, DE अपॉन
BC। समझ में आ गई बात। तो उस वाले केस से ये वाला केस बन गया। ट्विस्टेड ट्रायंगल का जब भी केस आता है तो इसको पकड़ पाना मुश्किल है अगर आपको ये विजुअलाइजेशन ना हो, लेकिन अब आप इसको पकड़ सकते हो डेफिनेटली। तो चलें एक बार क्वेश्चन करने। तो ये करो भाई, एक बार जरा ट्राई करो। देखो एग्जामिनर ने कितनी बड़ी हिंट दी है, 70 और 70। तो अब हो सकता है आपको लगे कि एक एंगल तो इक्वल दे दिया, ये वाला तो इसके इक्वल नहीं दिया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो छोटी ट्रायंगल है ये वाली, और ये जो बड़ी ट्रायंगल है ये वाली, इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है ना। ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उसने इक्वल बता दिया। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे वाला एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया ना। मैंने क्या बताया था, दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा इक्वल हो गया। तो वो आपको दो बताएगा नहीं, बताएगा एक ही। लेकिन बिकॉज ऊपर वाला एंगल कॉमन है छोटी वाली ट्रायंगल में और बड़ी वाली ट्रायंगल में, तो इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा ये आपको पता है ना, ए ई बाई ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी। अब भाई क्वेश्चन कर लेते हैं अब एक बार। अब उसने क्या बताया, ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ई सी 14, तो ई सी 14। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, तो बी डी की वैल्यू क्या है। अब देखो ध्यान से, ए ई यानी कि 8 डिवाइडेड बाई ए ई बाई ए बी, यानी कि 12 प्लस एक्स लिख लूँ इसको, जो हमने निकालना है वो एक्स है, ठीक है। इज इक्वल टू ए डी यानी कि 12 डिवाइडेड बाई ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 और 14 22, पीछे जो समझाया उसी के बेस पे लिख रहा हूँ। इसके नीचे वो वाली फुल साइड और इसके नीचे ये वाली फुल साइड। अब देखो भाई एक बार इसको देखते हैं जरा। तो 2 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इस 22 को उस साइड भेज दोगे तो 22 दूनी 44, ठीक है। 12 प्लस एक्स को इस साइड भेज दोगे तो 12 तिये 36 प्लस 3 एक्स, ठीक है। इस 36 को इस साइड भेज दोगे तो 14 में से 6 गए 8 इज इक्वल टू 3x। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/3, और उन्होंने इस x की वैल्यू ही आपसे पूछी थी, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये केस आपको स्ट्राइक ना होता, ट्विस्टेड प्रॉब्लम के बारे में पहले ना पता होता, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। टफ क्वेश्चंस के अंदर ये कंसिडर किए जाते हैं। तो टफ क्वेश्चन के अंदर, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन कब तक रहता है, जब तक वो विजुअलाइज ना किया हो, वो स्ट्राइक ना करे, ठीक है। अब ये देखो जरा एक बार। अब यहां पर आप देखोगे कि ये 105 है और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 में से 105 गए 75। तो ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब जब भी इस तरह के अजीब अजीब से डायग्राम थोड़े से मिले तो फिर थोड़ा सा अपने मन में डाउट रखना कि वो वाला केस तो नहीं है। अब देखते हैं उसने क्या बोला है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है और ये बड़ी ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। अब उसने बताया है क्यू आर इज इक्वल टू 14 और क्यू वाई इज इक्वल टू 9। तो दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो बता दिया। तो इन दो साइड्स का जो रेशियो है बाकी साइड्स का भी वही रेशियो होएगा, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, ठीक है। ठीक साइड के ऊपर ठीक साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे। तो अब उसने बोला पी वाई इज इक्वल टू 18। तो अब वो पूछ रहा है पी क्यू, तो कि भाई पी क्यू का क्या रेशियो है। तो देखो अब तक हमने यही किया ना कि क्यू एक्स वाई अपॉन क्यू आर, यानी कि 9/14 इज इक्वल टू पी वाई अपॉन, इसके ऊपर वो वाली पूरी साइड ही तो रख रहे थे, यानी कि पी क्यू, ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, इसके ऊपर वो वाली पूरी। तो 9 का डबल यहाँ पर है तो यहाँ पर 14 का डबल होगा। ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा 28। आंसर इज ऑप्शन ए। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, बस ये ट्विस्टेड पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो अब एक बार ये और देखो। तो कभी कभी वो ट्विस्टेड पैटर्न को छुपा भी देता है। यहाँ पर देखो भाई कैसे पता चलेगा। इन द गिवन फिगर्स 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर। तो भाई इनका रेडियस 4 है दोनों का, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, 4 4 4 4, ठीक है। अब आगे उसने क्या बताया है, ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स, आर क्यू इज ए टेंजेंट, आर क्यू एक टेंजेंट है यानी कि 90 डिग्री पर है, ठीक है, इसके साथ स्पर्श रेखा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू, तो आर क्यू की लेंथ पूछी है। तो मुझे किसी तरह इसकी लेंथ मिल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, लेकिन इसकी लेंथ कैसे मिलेगी पता नहीं, देखते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला देता हूँ तो ये बात तो आपको पता है कि भाई ये 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है टेंजेंट को। तो भाई देखो वही केस हो गया ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अदरवाइज क्या होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल में। नॉर्मली जब ट्विस्ट करता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है इसके। अगर ये यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 होएगा। तो ये कौन से वाला केस हो गया, देखो ये वाला केस हो गया। यहाँ पर 90 है
और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर होएगा क्योंकि ये एंगल कॉमन है। तो समझ में आ गई बात। मतलब कि ये जो ट्रायंगल है SAP और एक जो ट्रायंगल है पूरी बड़े वाली PRQ, ये दोनों सिमिलर हैं। क्लियर है। तो अब देखो भाई जरा, हमें ये पता है कि जो SA है, SA वो है जी 4। तो अब मैंने इसकी वैल्यू मान ली है जी x। ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है 4, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है x, 4/x। ऊपर छोटे वाले की है, नीचे बड़े वाले की है। अब छोटे वाली ट्रायंगल की अगर ये वाली साइड आप लोगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाली साइड आप लोगे तो बड़े वाले की वो बड़ी वाली लिखनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर छोटे वाले की ये साइड आप लोगे तो बड़े वाले की ये वाली साइड लिखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो बड़े वाले की ये वाली साइड तो हमें पता है 4 चौके 16। तो छोटे वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड आप निकाल सकते हो। जी हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये 4 है, 4 4 4, ये पूरा 12 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक साइड गिवन है, तो ये आप निकाल सकते हो। √12 का स्क्वायर 114 - 16, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 128। और 128 क्या होता है? 2 की पावर 7, यानी कि 64 × 2। तो 64 अंडर से बाहर आकर क्या बन जाएगा? 8, और अंदर बन जाएगा जी 2। तो ये जो साइड है इसकी लेंथ है 8√2। क्लियर है। अब हमें बस x की वैल्यू निकालनी है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो भाई मैंने इस x को उधर भेज दिया ऊपर, और 8√2 को मैं इधर ले आया और इस 16 को इधर भेज दिया ऊपर। अब इनको काटते रहो, अपने आप आंसर आ जाएगा। भाई 8 दूनी 16, 2 से मैं इस 2 को काटूंगा √2 से, तो √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4√2, यानी कि इसकी वैल्यू जो हमने निकालनी थी दैट इज ऑप्शन सी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है क्रैक करना। कैलकुलेशन वाइज नहीं बोल रहा, ऐसे स्ट्राइक करना। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में ना निकले या रत्ती भर भी स्ट्राइक ना करें तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। देखो, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे भाई, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नहीं बता रहा, बिना वजह की कोई बात नहीं कर रहा। पूरी ईमानदारी से ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री कर रहे हो या दूसरी या तीसरी बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको ना स्ट्राइक करें। हाँ, अगर इसी कोर्स से दूसरी तीसरी बार आप कर रहे हो इन्हीं वीडियोस को, तो आपको डेफिनेटली फिर आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस मत तोड़ना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। जब आप इनकी रिपीटिशंस दोगे और आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये बात मेरी मान लेना, नए क्वेश्चंस करने से आपको कुछ नहीं होएगा, क्योंकि कंसेप्ट यही है। और यहाँ पर मैंने सारे कंसेप्ट पिरो दिए हैं, इससे बाहर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्लियर है? नहीं पूछ सकता वो बिल्कुल भी। तो इन्हीं की जब आप रिपीटिशन करोगे बार बार तो आपकी बात बनेगी, और कॉन्फिडेंस डाउन करने की बात नहीं है। बस यही तो सिलेबस है जो आपको दे दिया, क्वांट का इससे बाहर नहीं है। तो बस इसको बार बार करते रहना इन क्वेश्चंस को PDF से। तो भाई अब लास्ट हम एक करने वाले हैं, जो एक स्पेशल पैटर्न आपको एग्जामिनर देता है, वो है फॉर्मिंग जेड शेप फिगर्स। तो जेड शेप फिगर्स कैसे बनाता है वो आपसे, जब सिमिलरिटी हमें देखनी होती है, वो ये करता है। देखो, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जब भी दो पैरेलल लाइंस, और उन दोनों पैरेलल लाइंस के थ्रू, उन दोनों के बीच में दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे, तो आपको एक बात याद है कि भाई जब दो पैरेलल लाइंस हो उनके बीच में ट्रांसवर्सल हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर जेड शेप बन रही है, इसी जेड शेप के कारण मैंने इस कंसेप्ट का नाम दिया है। अदरवाइज ये मैंने ही नाम दिया, कोई ऐसे नहीं है कि ये जेड शेप कंसेप्ट है। ठीक है, इन सब के मैं नाम देते आ रहा हूँ ऊपर से, इसलिए मैंने इसको जेड शेप कंसेप्ट बोला है। अगर यहाँ पर एक और लाइन हो जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल सिमिलर हो गई कि नहीं? हो गई ना। तो जब भी दो पैरेलल लाइन के ऐसे ऐसे बीच में दो ट्रायंगल्स ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। और एग्जामिनर ताकि आपको ना दिखे ऐसे ऐसे कर करके इंटरसेक्ट करवाता है, अलग अलग फॉर्म में देता है कि ऊपर छोटी हो जाए नीचे बड़ी हो जाए। तो ये छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर तो हो सकती है ना, शेप ही तो सेम तरीके से होनी चाहिए। देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके और ये वाला इसके। और एक बात ध्यान रहे, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके। ठीक है, तो अब आपको एग्जामिनर ये वाली जो शेप देगा ये ऐसे डायरेक्टली दे सकता है, आपको ऐसे डमरू सा दिख सकता है कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है
बशर्ते ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कभी कभी डमरू को टेढ़ा करके दे देगा, तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी नज़रों से छिपे ना ये चीज़ें। और कभी कभी डमरू को थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा करके दे देगा, या फिर कभी कभी ये दे देगा कि ऐसे करके दे देगा। कैसे भी करके दे दे भाई, हम तो पकड़ लेंगे, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे उसने जेड बनाया, देखो ये जेड बन रहा है ना, ऐसे ऐसे उसने, ये देखो इसको अगर मैं हटा दूं तो जेड बन रहा है। जहां पर भी बंदा जेड बना देगा, इसको हटा दूं, है जेड बनाकर अगर बंदे ने इसके मुंह को मिला दिया, कैसे भी जेड बना दे, कैसे भी, ऐसे ऐसे, और चाहे जेड के एक मुंह को ऐसे बड़ा करके मिला दे, जहां पर भी जेड बना देगा उसको पकड़ लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स का खेल रच देगा वो, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये देखो एक बार। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है भाई, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स सी डी, ए बी जो है वो सी डी से 4 गुना है। अगर सी डी की लेंथ 1 है तो ए बी की लेंथ 4 है। द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट ओ, तो इसके जो डायगोनल हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। भाई एक तो ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है, ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी सी ओ टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, तो डी सी ओ ये वाली ट्रायंगल है और ए बी ओ ये वाली ट्रायंगल है। तो अगर मैं इनको हटा दूं ऐसे, तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, आपको कुछ दिख रहा है, डमरू दिख रहा है यहाँ पर। तो एग्जामिनर ने किया क्या, दो पैरेलल लाइंस होती हैं ट्रेपेजियम में, आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं, बस उसके डायगोनल उसने आपसे मिलवा दिए, तो ऊपर और नीचे जो ट्रायंगल्स बनेंगी दोनों सिमिलर बनेंगी, ठीक है। ये पूरा ट्रेपेजियम था, अब मैं पूरे ट्रेपेजियम को बना देता हूँ, ये ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर क्यों बनेगी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड्स का रेशियो क्या है, इनकी साइड्स का रेशियो है 1:4, तो इनके एरिया का क्या रेशियो होगा, एरिया का रेशियो होता है साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी कि 1:16। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते ही आपको कर देना चाहिए, पैटर्न पकड़ लेना चाहिए। अब एक बार ये देखो जरा, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो देखो भाई 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये बन गया, ठीक है, पी क्यू आर एस। साइड पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू एक्स, तो साइड पी क्यू को एक्स तक एक्सटेंड कर दिया गया, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू, क्यू एक्स। इफ एक्स एस इंटरसेक्ट क्यू आर एट वाई, अगर एस एक्स ये जो है ये क्यू आर को वाई पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर वाई पर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एस वाई आर, तो एस वाई आर ट्रायंगल का एरिया उन्होंने आपसे पूछा है। अब सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि भाई आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ पर आपने कितने पेयर पकड़े हैं सिमिलर ट्रायंगल के, एक बार वीडियो को पॉज करके निकालो जरा। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला पेयर आपके पकड़ में आना चाहिए। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम कर रहे हो या कम टाइम किया है, पहले नहीं किया है, तो अभी हो सकता है पकड़ में ना आए, आगे से आ जाएंगे। देखो ये ट्रायंगल का बेस है इस बड़ी ट्रायंगल का, और ये जो लाइन है ये उसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है ना, बेस के, बिकॉज पैरेललोग्राम की साइड्स हैं ये। तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर पकड़ में आया। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी वो ऐसे जेड बना के मिलाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ जेड नज़र आ रहा है इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल में, वही वाला मामला किया है ना इन्होंने किया क्या है, ये किया है इन्होंने, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगी, इनके एंगल्स जो हैं ये वाला एंगल बराबर होएगा, ये और ये बराबर होएगा अल्टरनेट इंटीरियर, और ये बराबर होएगा, सारे वही केस हैं जो मैंने पहले बताया है। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी, ठीक है, ज़्यादा मतलब कुछ भी सेकंड नहीं लगेंगे इनको पकड़ने में। अब देखो जरा काम की बात पे आते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एक्स एस, इसके अंदर ये बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ये देखो ये मिड पॉइंट है और बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो अगर ये मिड पॉइंट और बेस के पैरेलल हो तो ये भी मिड पॉइंट होता है, ये हमें पता है। इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये दोनों बराबर होंगी, इस साइड को ये बराबर बांट रहा है। और अगर बेस की लेंथ 2 है तो इसकी लेंथ 1 होएगी, आधी होएगी। और अगर पूरे बेस की लेंथ 2 है तो इस पूरी लाइन की लेंथ भी 2 होएगी, इसकी लेंथ भी 1 होएगी। तो अब बताओ अगर ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है ये और ये जो पूरे बड़े वाली ट्रायंगल है, इन दोनों की साइड्स का रेशियो 1:2 है,
अगर साइड्स का रेशियो 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो एरिया का रेशियो होगा 1:4 स्क्वायर। तो यानी कि अगर इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं ये बताऊं इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 होएगा, पूरी बड़ी ट्रायंगल का। तो यानी कि ये जो शेप है ये यहाँ पर ये जो बनी हुई है ये इसका एरिया 3 होएगा, पूरी का 4 है तो 4 में से 1 गया 3। अब आगे देखो, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ SYR इसका एरिया। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी हम ये देखें हमें पता हो जाना चाहिए ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन भाई सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा हो सकता है, शेप बराबर है लेकिन साइज तो छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता है कि ये वाली जो साइड है, देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं, कि इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है इनकी साइड्स बराबर हैं, मतलब कि सिमिलर तो हैं, हमें देखते ही पता लग गया, लेकिन साइड बराबर है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे भाई। सिमिलर तो हैं लेकिन अगर साइड बराबर हो गई तो इसका मतलब साइज भी इनका सेम है। तो अब आपको ये पता लग गया कि इसका जो एरिया है, इसका जो 1, तो इसका एरिया भी 1 है क्योंकि साइज बराबर है ना, दोनों साइड बराबर हैं। तो अब देखो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 3 और 1 4, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 4 है, उसमें से 3 इसका है 1 इसका है। तो उन्होंने इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का 1/4 चौथाई हिस्सा, तो 300 का 1/4 है, यानी कि 150/2, ठीक है, यानी कि 75, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब एक बार ये देखो जरा, और सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन मत करना, सबसे पहले ये देखो जरा यहाँ पर कितने सिमिलर ट्रायंगल्स के पेयर बन रहे हैं, तुम्हें कितने नज़र आ रहे हैं फिर मैं बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले एक तो ये नज़र आ रहा है, देखो जब भी भाई यहाँ पर ये एक्सटेंड करते हैं, अरे ये वाली ट्रायंगल जो है ZPO, इसमें बेस के पैरेलल एक लाइन है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, बेस के पैरेलल एक लाइन है, तो यहाँ पर ये जो छोटी ट्रायंगल और ये जो बड़ी ट्रायंगल बनी है ये दोनों सिमिलर हैं, तो नंबर 1 पेयर हो गया। अब नंबर 2 पेयर देखो जरा, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको Z जैसा, और ये जो PO है और ये YN है दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, दूसरा एक जोड़ा हो गया। और यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ये Z जैसा, ये जो दोनों लाइन है ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये देखो ये वाली ट्रायंगल पूरी और ये वाली ट्रायंगल, अरे क्या बना दिया, ये वाली ट्रायंगल पूरी और ये वाली ट्रायंगल पूरी, ये दोनों सिमिलर हैं। ये सारी यूज़ नहीं होंगी, मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी यूज़ होंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर हमें सिमिलर पकड़ में आ रही है। अभी तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसे सोल्व करेंगे, देखेंगे मतलब कि कैसे होएगा। अब चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो हम देखेंगे क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इन द गिवन फिगर MNOP इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, PM इज एक्सटेंडेड टू Z, PM को Z तक एक्सटेंड किया, क्योंकि कभी कभी ये भी बताता है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसे है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। OZ इंटरसेक्ट MN एंड PN एट Y एंड X, ठीक है, Y और X पर काटा। OX इज इक्वल टू 27, तो भाई OX की वैल्यू 27 दे दी, XY की वैल्यू 18 दे दी, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ YZ, तो YZ की लेंथ बतानी है। तो देखो अब यहाँ पर मुझे ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल, यहाँ पर ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक तो ये छोटे वाली और एक ये बड़े वाली, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो छोटे वाली की लेंथ मुझे पूछी गई है, उसने ZY की लेंथ पूछी है, और पूरी की लेंथ मुझे अगर पता चल जाए, पूरी की लेंथ पता चल जाएगी तो मैं उसमें से ये घटा दूंगा, यानी कि छोटे वाली लेंथ और बड़ी वाली लेंथ, इन दोनों का अगर मुझे किसी तरह रेशियो मिल जाए, या फिर छोटे वाली की और बड़े वाली का इन दोनों का रेशियो किसी तरह मिल जाए, छोटे वाली ट्रायंगल की लेंथ और बड़े वाली का, तो ये मैं निकाल लूंगा। तो अब आपको कोई और पेयर देखने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो अब आपको देखने के लिए ये आना चाहिए कि भाई ये वाली ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है 18, और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, और दोनों की साइड्स गिवन है यहाँ पर 27, ये दोनों सिमिलर हैं। तो देखो क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये मैंने बताया ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए सिमिलर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके और ये वाला इसके, वर्टिकली अपोजिट, उसी तरीके से थे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो क्या है, इनकी साइड्स का रेशियो 18:27, यानी कि 9 दूनी 18, 9 तिये 27। तो इस छोटी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर 2 है तो यहाँ पर ये वाली साइड 3 होगी, ये चीज़ क्लियर है आपको।
9 दूनी 18, 9 तिये 27, इनका रेशियो गिवन है, ठीक है। तो अगर ये पूरा 3 है और ये 2 है, ये पूरा 3 है, पैरेललोग्राम है ना, तो ये 1 होएगा। तो आपको ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये जो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल है उनके बेसिस का रेशियो मिल गया ना, 1:3 मिल गया ना आपको रेशियो। यानी कि अगर ये चीज़ 1 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड 3 है, तो ये छोटी वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर ये 1 है तो ये 2 होएगा, क्योंकि पूरी ट्रायंगल की साइड 3 होएगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर उसने क्या बता रखा है, उसने इस 2 की वैल्यू बता रखी है नीचे, y से लेकर o तक। y x की वैल्यू 18 है, x o की वैल्यू 27 है, तो 18 और 27 ये कितना हो गया, ये हो गया 45। तो 2 की जगह पर 45 है, तो इस एक की वैल्यू बतानी है जेड वाई की, तो 45 डिवाइडेड बाई 2, एक की वैल्यू बतानी है ना, तो वो क्या हो जाएगा 22.5। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन से डर कब निकलेगा, जब एक बार अब इस क्वेश्चन को बैठ कर आप देखोगे कि क्या क्या बताया था, क्या क्या मुझे पता होना था, ये अपने जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके पेयर हैं और ऐसे हमने किया है, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम देना, जो भी मैं आपको टाइम देने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब एक बार ये और देखो भाई, ट्राई करो जरा इसको। और यहाँ पर एक बार सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बता सकते हो कौन कौन से पेयर्स हैं। तो भाई एक तो देखो ये वाली और ये बड़े वाली दिख रही है ना, वही अपना डमरू बनाया हुआ है ऐसे, है ना, ठीक है। और एक देखो ये वाली और ये वाली दिख रही है ना, वही जेड ऐसे बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। और एक ये वाली और ये वाली, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये वाली देखो है ना सिमिलर, देखो कितने पेयर्स हमें मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन करते हैं एक बार। इन द गिवन फिगर E एंड F आर सेंटर्स ऑफ 2 आइडेंटिकल सर्कल्स, दोनों बराबर सर्कल्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल AOB टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। तो AOB और DOC, तो AOB ये है और DOC ये है, ये बड़े वाली। तो हमें ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर वो उसके बाद एग्जामिनर नाम भी ले तो आपको पता हो जाना चाहिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये जो AB है ये सर्कल्स का टेंजेंट है, ये DC है ये सर्कल्स का टेंजेंट है। ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइंस में से ऐसे अगर आप लाइंस ड्रॉ करोगे तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो अगर मुझे किसी तरह इनकी साइड्स का रेशियो मिल जाए तो एरिया का रेशियो तो मैं बता दूंगा। अब देखो भाई जरा, अब ध्यान से देखना, ये जो BF है ये, और ये जो F के नीचे ये जो है, ये दोनों रेडियस हैं, यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है। तो ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली जो ट्रायंगल है, ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये देखते ही हमें ये तो पता है कि ये सिमिलर हैं, बार बार प्रूव नहीं करेंगे, ये दोनों सिमिलर हैं। एक तो सिमिलर हैं, ऊपर से इनकी साइड्स जो हैं बराबर हैं। तो चीज़ें सिमिलर हैं मतलब कि शेप सेम है, और अगर सिमिलर चीज़ों का साइज बराबर हो गया मतलब कि वो एग्जैक्टली बराबर है। समझ में आ गई। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा ये, क्योंकि अब ये कॉन्ग्रुएंट ही हो गई, सिमिलर होने के बाद साइज बराबर हो गया एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सेम केस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी रेडियस है, यहाँ पर भी रेडियस है, बराबर है। तो सिमिलर तो है ही, साइज भी बराबर हो गया, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है, ये जो चीज़ बन रही है, ये क्या बन रही है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 है, 90 है, एक रेक्टेंगल बन रही है, एक आयत बन रही है। अगर ये 1 है तो इसके सामने वाला भी 1 होगा। क्लियर है। अब देखो जरा, एग्जामिनर ने पूछा क्या था आपसे, एग्जामिनर ने आपसे पूछा था इस वाली ट्रायंगल और इस बड़ी वाली ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो अगर ऊपर वाली की साइड 1 है तो नीचे वाली की साइड 3 है, और वैसे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, वैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो साइड का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो 1:9 होएगा। दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। तो ये जो पैटर्न है, जेड वाला पैटर्न है, इसको अगर बार बार प्रूव करने लग जाओगे एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के साथ, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए ये मैंने आपको दिखाया है कि एग्जामिनर इन चीज़ों को बार बार यूज कर रहा है। और देखो अब तक हमने क्या क्या किया है, अब तक हमने किया है कि भाई बेस के पैरेलल हो, ये वाला केस किया है कि नहीं किया है, किया है। उसके बाद मतलब कि नॉर्मली बेस के पैरेलल हो, डायरेक्टली एग्जामिनर बोल दे दिस इज पैरेलल टू दिस, और कई बार इनडायरेक्टली कि भाई ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर साइड को बढ़ा देगा तो ये इसके पैरेलल है। कभी कभी पैरेललोग्राम के अंदर इसको एक्सटेंड कर देगा, ये इसके पैरेलल है। कभी कभी पैरेललोग्राम में इसको एक्सटेंड कर देगा तो ये इसके पैरेलल है। देखो बार बार सेम चीज़ें दे रहा है। उसके बाद हमने कौन सा केस किया, उसके बाद हमने किया बेस के पैरेलल वाला केस ही किया, जो कि विद सर्कल्स, ये वाला
यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब दो सर्कल्स का टेंजेंट हो तो ये इसका जो रेडियस है वो बेस बनता है एक ट्रायंगल का, और इसका जो रेडियस है वो भी बेस बनता है आधार, तो ये दोनों भी पैरेलल होते हैं, तो एग्जैक्टली पैरेलल टू बेस वाला केस है ये। तो सबसे पहले वाला केस हमने किया, उसके बाद हमने किया एल्टीट्यूड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एल्टीट्यूड, तो 1, 2 और जो पूरी 3 बड़ी वाली ट्रायंगल, ये तीनों सिमिलर होते हैं, ये किया। उसके बाद हमने किया ट्विस्टेड ट्रायंगल्स वाला केस। उसके बाद हमने किया फॉर्मिंग जेड शेप फिगर्स। इनके अलावा अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, 1-2% वो क्वेश्चन आएगा, तो आपको हिंट मिलेगी कहाँ से, पैरेलल लाइन से। जहाँ पर भी पैरेलल लाइंस होती हैं वहाँ पर ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो एक बार ऐसे ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखो जरा, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स PAQB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। तो PA इस AC को परपेंडिकुलर है, इस AC को, QB इस AC को परपेंडिकुलर है, और RC भी इस AC को परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन के ऊपर 3 लाइनें अगर परपेंडिकुलर होंगी तो यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल लाइन का सीन दिख रहा है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसकी वैल्यू उसने x मान ली, इसकी z, इसकी y। तो अब मैं आपको पैरेलल लाइंस दिखाता हूँ, पहले आप देखो वीडियो को पॉज करके। पैरेलल लाइंस तो दिख ही गई, मैं आपको दिखाता हूँ एक सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब ये देखो भाई, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो ये जो छोटी ट्रायंगल है ये पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होएगी। तो छोटी ट्रायंगल की साइड z बटे में, तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर है। छोटी ट्रायंगल की साइड z बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड y, इसका जो रेशियो है वो बराबर होएगा। अब मैं इसको और इसको क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जो दूसरा पैरेलल का केस है ना उसके अंदर भी यही वाली साइड इन्वॉल्व है। दूसरा पैरेलल का केस अभी आपको दिखेगा, देखो, इज इक्वल टू AB, छोटी ट्रायंगल की साइड, जिस ट्रायंगल की साइड z है उसी की साइड AB है, और बड़ी ट्रायंगल की साइड AC। अब दूसरा केस देखो जरा पैरेलल का, सिमिलर ट्रायंगल्स का, ये वाला, ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है बेस के पैरेलल लाइन आ गई ट्रायंगल के बीच में, ये एक छोटी ट्रायंगल बन गई और एक ये बड़ी ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब देखो, छोटी ट्रायंगल की साइड z डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की साइड x। अब देखो, इसीलिए मैंने AB ओवर AC लिया, ये PQ ओवर QC नहीं लिया था पिछले क्वेश्चन में, PQ ओवर PC ऐसे नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में बेस सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने लिया छोटी ट्रायंगल की साइड BC अपॉन बड़ी ट्रायंगल की साइड AC, ठीक है। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे मेरे भाई, तो आपको ये पता लगेगा, ये जो AC है ना ये होती है AB प्लस BC। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर AB तो ऑलरेडी है, उसके अंदर BC जोड़ दोगे तो ऊपर भी AC बन जाएगा। तो एक बार इन दोनों को जोड़ो जरा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा AB प्लस BC, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ, नीचे आएगा AC इज इक्वल टू ZY प्लस ZX। अब देखो AB और BC का तो बन जाएगा मेरे भाई AC, AB प्लस BC, तो ये तो कैंसिल आउट आ गया, यहाँ पर हो गया 1। और अब ये जो z आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो दोनों के अंदर, 1 और 1, इस z को आप इस साइड भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, यानी कि आंसर इज ऑप्शन C। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, काफ़ी रेयर, ठीक है। अब एक बार ये देखो, पहले SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है अगर आपको स्ट्राइक ना करे तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी स्ट्राइक ना करे, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल बात है इसका स्ट्राइक ना करना, और इसको भूल जाना भी बहुत ही नॉर्मल बात है। आप इसको भूल भी जाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखना करने के बाद ये मतलब एक हिसाब से याद करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया है, इन ए ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो E जो है यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, E जो है वो इसका मिड पॉइंट है, एंड BF पासिस थ्रू E, BF E के थ्रू पास होती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ AF इज टू FC, AF और FC इसका रेशियो हमने बताना है, ठीक है भाई। अब देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपको काले वाले से कर लेते हैं यार, यहाँ पर आपको एक ये लाइन बनानी पड़ेगी DG, ठीक है। ये एक लाइन बनानी पड़ेगी EF के पैरेलल, EF के पैरेलल,
ठीक है। तो ये लाइन बनाते ही यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ ई एफ के पैरेलल नहीं, ये बी एफ के पैरेलल है, पूरी बी एफ के, तो यहाँ पर अब दो केसेस हो जाएंगे पैरेलल सिमिलर ट्रायंगल्स के, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल्स के। कौन से दो केसेस, देखो एक बार, सबसे पहले एक केस को मैं दिखाता हूँ हरे रंग से। देखो ये वाला एक केस दिखा कि भाई ये जो बेस है, ये जो बेस है ये इसके पैरेलल है, जी हाँ, एक केस तो दिख गया। अब दूसरा केस मैं आपको दिखाऊंगा बैंगनी रंग से। ये देखो जरा, ये वाला केस, ये वाली ट्रायंगल, ये जो है ये बेस के पैरेलल है, देखो बेस के पैरेलल है इसके, ठीक है। तो ये दो केस बनेंगे, इन दोनों को हमने यूज करना है यहाँ पर, क्लियर है। तो चलिए अब यूज करते हैं भाई। सबसे पहले तो चलो भाई अब ध्यान से देखो, ये हरे वाला मैंने बना लिया है। ये रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें दिख जाएं। तो अब ये जो ट्रायंगल है ए डी जी, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये जो डी जी है ये ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये जो है ये इसके इक्वल है, उसने मिड पॉइंट बताया है खुद कि ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ए एफ इज इक्वल टू एफ जी। ये बात हमें पता लग गई, यानी कि ए एफ इज इक्वल टू एफ जी, ये भी मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने किया था ना, कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा। अब देखो, अब हम दूसरी कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं भाई। अब जो दूसरी ट्रायंगल मैंने आपको बताई थी वो ये वाली बताई थी, ये। अब इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो जरा, ये। तो ये जो बी एफ है इसके पैरेलल डी जी है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये जो है ये इसके बराबर है, डी को उसने मिड पॉइंट बताया था, और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होएगा। तो यानी कि ये जो एफ जी है ये जी सी के भी इक्वल होगी, एफ जी इज इक्वल टू जी सी, क्लियर है। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। तो हमने क्या किया, इन दोनों केसेस के थ्रू हमें ये पता चला है, अब ध्यान से देखिएगा, कि ए एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी सी। हमें यह पता चला कि ये तीनों पोर्शंस इक्वल हैं, यानी कि अगर ये एक है, ये एक है, ये एक है, और उसने आपसे पूछा है ए एफ इज टू एफ सी, ठीक है। तो ए एफ की वैल्यू अगर एक है तो एफ सी की वैल्यू 2 है, यानी कि 1:2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। तो भाई बस इतना ही था, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ना सिमिलरिटी का। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 6 में। आपने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर फिर से नज़र मारनी है, और ये देखना है कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं सिमिलरिटी में, जो मैंने आपको बताए हैं। एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो मज़े वाली बात नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई।